हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी अपनी अर्चना मैम और आज इस पॉडकास्ट सीरीज में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये थोड़ा थियोरेटिकल और एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है, तो आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत फायदा होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, जिन्हें हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की स्टडी। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट पढ़ेंगे और शूट सिस्टम में स्टेम पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे और सीड पढ़ेंगे। तो पहले ले लेते हैं रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम के नेचर की बात करें तो वो होता है ऑर्थोजियोट्रॉपिक एंड एपोफोटोट्रॉपिक। मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से अवे मूव करती है। रूट सॉइल के नीचे देखने को मिलती है। रूट के फंक्शंस क्या होते हैं? प्लांट को एनकरेज देना, माने कि सॉइल में पकड़ कर रखना। दूसरा, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। तीसरा, खाने को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड। और फोर्थ, सिंथेसिस ऑफ पीजीआरस, माने प्लांट हॉर्मोन्स बनाना। तो 4 फंक्शन हो गए, इंपॉर्टेंट हैं। अब रूट कहाँ से अराइज होती है? रूट की बात करें तो जब हम एक बीज को जमीन में बोते हैं, उसके अंदर बैठा जो एम्ब्रियो होता है, उसके पास जो रेडिकल होती है, वहां से निकलती है रूट। तो बीज के अंदर बैठे एम्ब्रियो के पास जो रेडिकल है, उससे निकलने वाली जो रूट होती है, उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और धीरे धीरे इस प्राइमरी रूट में लेटरल ब्रांचेस डेवलप होने लगती हैं, तो पूरा एक रूट सिस्टम बन जाता है, जिसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। लेकिन ऐसी रूट जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल जाए, जैसे लीफ से निकल जाए, नोड से निकल जाए, इंटरनोड से निकल जाए, या स्टेम के बेस से निकल जाए, तो वो एडवेंटिशियस रूट होती है। तो प्राइमरी रूट हमेशा रेडिकल से निकलती है, और इसी प्राइमरी रूट की जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, वो पूरा टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। लेकिन प्लांट के किसी भी हिस्से से अगर रूट निकल जाए, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, रेडिकल को छोड़कर। फिर फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ऐसी रूट होती हैं जो स्टेम के बेस से निकलती हैं, स्टेम के बेस से। और फाइब्रस रूट आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती हैं। तो आपकी टैप रूट डाइकॉट में देखने को मिलती है। बहुत सारे डाइकॉट्स के एग्जाम्पल जैसे नीम, पीपल, बरगद। और फाइब्रस रूट आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, जैसे ग्रास, शुगर केन, मेज, मॉन्स्टेरा। ये सब मोनोकॉट्स हैं, इन सब में फाइब्रस रूट्स होती है। बैनियन, बरगद का पेड़, एक डाइकॉट है, जिसमें जमीन के नीचे तो टैप रूट होती है, लेकिन जमीन के ऊपर उसके पास एडवेंटिशियस रूट भी होती है, जिसे हम प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मेज की बात करूं तो उसमें जमीन के नीचे तो फाइब्रस रूट होती है, क्योंकि वो मोनोकॉट है, और जमीन के ऊपर उसके पास एडवेंटिशियस रूट, स्टिल्ट रूट भी हो सकती है, राइट। तो अलग अलग तरह के जो रूट्स हैं वो प्लांट में हो सकती हैं। एक ही प्लांट के पास टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट दोनों हो सकती हैं, फाइब्रस, एडवेंटिशियस रूट दोनों हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट की। रूट में क्या क्या हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से। सबसे नीचे अगर आप सबसे टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट की बात करो, तो उसे हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप पेरेन्काइमेटस होता है, और उसका काम होता है रूट को प्रोटेक्ट करना। उसके जस्ट ऊपर होता है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम ऐसा जोन है रूट में जहां पर मेरिस्टेमैटिक सेल्स होते हैं, जिनका काम केवल डिवाइड करने का होता है। उसके ऊपर जो जोन आता है, हम सॉइल की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि सॉइल सरफेस से दूरी पर जो होता है वो डिस्टल एंड होता है, और सॉइल सरफेस से नजदीकी पर जो होता है वो प्रॉक्सिमल एंड होता है। यानी कि अगर हम जोन ऑफ मेरिस्टेम से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा आता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि वो साइज में ग्रो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, द लेंथ ऑफ द रूट ग्रोज बिकॉज ऑफ।
तो आप कहोगे जो रूट की लेंथ है वो जोन ऑफ इलोंगेशन के कारण बढ़ती है। फिर उससे और ऊपर की तरफ यानी कि प्रॉक्सिमल एंड की तरफ मूव करेंगे तो जोन ऑफ मैच्योरेशन आएगा। यहाँ के सेल्स भी डिवाइड नहीं करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ के सेल्स मैच्योर सेल्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, डिफरेंट जोन्स ऑफ रूट की बात हो गई। अब रूट के पास क्या क्या हिस्से होते हैं? रूट के पास सबसे पहले तो रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का नेचर कैसा होता है? रूट हेयर और कुछ नहीं बल्कि एपिडर्मिस की एक्सटेंशन होती है। मतलब आप एपिडर्मिस के एक सिंगल सेल को पकड़कर खींच दो तो वही तो रूट हेयर है। तो रूट हेयर नेचर में यूनिसेल्युलर होते हैं और ओरिजिन में एक्सोजीनस होते हैं क्योंकि वो एपिडर्मिस से निकलते हैं। फिर एक रूट के पास लेटरल रूट्स होती हैं, माने लेटरल ब्रांचेस होती हैं। लेकिन ये जो लेटरल रूट्स हैं इनका ओरिजिन एंडोजीनस होता है, माने कि वो बाहर से नहीं निकलती बल्कि पेरिसाइकिल से निकलकर आती हैं। तो ध्यान रखने की बात है, रूट्स में लेटरल रूट्स जो हैं वो एंडोजीनस ओरिजिन रखती हैं क्योंकि वो पेरिसाइकिल से अराइज होती हैं। रूट कैप के बारे में हमने जान ही लिया। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की। रूट के मेन फंक्शंस तो हमने जान लिए, लेकिन कभी कभी रूट खुद को चेंज कर लेती है कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कभी कभी वो खाने को स्टोर करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है, और इसमें एग्जाम्पल आता है आपका टर्निप, रेडिश, कैरेट एंड बीट, चकुंदर, शलगम, गाजर, मूली। ये सारे डाइकॉट्स हैं और इनमें टैप रूट मॉडिफाई होकर खाना स्टोर करने लगती है। स्वीट पोटैटो में भी जो रूट होती है वो खाना स्टोर करने लगती है, लेकिन वहां पे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होकर खाना स्टोर करती है। तो स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होकर खाना स्टोर करती है, और रेडिश, कैरेट, बीट और टर्निप में टैप रूट मॉडिफाई होकर खाना स्टोर करती है। फिर कभी कभी रूट अपने आप को गैसियस एक्सचेंज के लिए भी मॉडिफाई कर लेती है। जैसे इसका एग्जाम्पल बनता है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो कि दलदली इलाकों में पाया जाता है। ये एक मैनग्रोव प्लांट है। तो इसमें जो मेन रूट होती है, टैप रूट होती है, उसमें से निकलने वाली जो लेटरल ब्रांच हैं वो ऊपर की तरफ निकल आती हैं, जमीन से ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और उनमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिन्हें हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे छेद हेल्प करते हैं प्लांट को गैसियस एक्सचेंज में। यानी कि कभी कभी जो रूट्स होती हैं उनमें न्यूमैटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं और वो जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल आएगा राइजोफोरा। कभी कभी रूट खुद को मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी चेंज कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल आता है बैनियन, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में जो एरियल ब्रांचेस होती हैं उनसे नीचे की तरफ कुछ स्पेशल एडवेंटिशियस रूट निकल आती हैं जिन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। फिर गन्ने, शुगर केन और मेज में भी कुछ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट्स होती हैं जिन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। स्टिल्ट रूट्स का काम होता है गन्ने और मेज को मैकेनिकल सपोर्ट देना। वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है लोअर मोस्ट नोड से। स्टेम के ऊपर सबसे नीचे वाली जो नोड होती है उससे निकलकर आती हैं स्टिल्ट रूट्स। तो चलिए, अभी तक हमने जाना रूट क्या होती है, रूट का नेचर क्या होता है, रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। सीधा रेडिकल से निकलने वाली जो रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती है, और वो जब लेटरल ब्रांचेस बना लेती है तो वो टैप रूट कहलाती है। बेस ऑफ स्टेम से निकले तो वो फाइब्रस रूट होती है, और प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल जाए तो वो एडवेंटिशियस रूट है। रूट के क्या क्या जोन्स होते हैं, रूट हेयर, लेटरल रूट, और हमने जाना मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब चलते हैं स्टेम के पास। स्टेम का नेचर होता है ऑर्थोफोटोट्रॉपिक एंड एपोजियोट्रॉपिक, यानी कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, वो लाइट की तरफ मूव करता है, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि ग्रेविटी से दूर मूव करता है। स्टेम के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्टेम के पास नोड होती है। नोड वो जगह होती है जहां से पत्ती निकलती है, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। स्टेम के पास बड्स होती हैं। बड्स एपिकल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं।
ऐसी बड जो टिप पर पाई जाती है उसे एपिकल बड कहते हैं, और जो एक्सिल में पाई जाती है, पत्ती के एक्सिल में, उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड आगे जाके पेड़ के ऊपर लेटरल ब्रांचेस बनाती हैं। स्टेम का फंक्शन होता है पेड़ के अलग अलग हिस्सों को बियर करना। स्टेम के ऊपर ही फूल, फल, पत्तियां आती हैं, और स्टेम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन में हेल्प करना। वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में रूट हेल्प करती हैं, लेकिन उसके कंडक्शन में स्टेम हेल्प करता है। अब स्टेम के अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो स्टेम भी कभी कभी खुद को बदलता है। स्टेम के मॉडिफिकेशन में 3 मॉडिफिकेशंस आते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, और एक होता है एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो स्टेम है उसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे चला जाता है। क्यों चले जाता है? 3 काम करने के लिए। पहला, खाने को स्टोर करने के लिए। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए, माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। और तीसरा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव करने के लिए, माने जब जमीन के ऊपर वाला हिस्से वाला जो स्टेम होगा वो शायद अनफेवरेबल कंडीशन से जूझ रहा हो, तो जमीन के नीचे वाला जो स्टेम होता है वो उस दौरान भी परेशान नहीं होता, ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव करता है। चलिए, अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमारे 4 टाइप्स आते हैं। क्या क्या? इसमें हमारा ट्यूबर आता है, कॉर्म आता है, बल्ब आता है और राइजोम आता है। अंडरग्राउंड स्टेम को रूट से आप कैसे अलग कर सकते हो? जो जमीन के नीचे वाला स्टेम होता है उसके पास भी नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं, एक्सिलरी बड्स होती हैं और स्केल लीव्स होती हैं, पर ऐसा कुछ भी रूट के पास नहीं होता। तो आप अंडरग्राउंड स्टेम को रूट से आसानी से अलग कर सकते हो। अगर हम राइजोम की बात करें तो राइजोम जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और राइजोम के 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आता है जिंजर, दूसरा टर्मरिक, तीसरा बनाना एंड लास्ट इज केना। ये चारों एग्जाम्पल राइजोम के हैं। कॉर्म ग्राउंड के नीचे वर्टिकली ग्रो करता है और काफी बड़ा अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसमें फेमस एग्जाम्पल हैं कोलोकेशिया, जिसे हम अरवी कहते हैं, अमोर्फोफेलस, जिसे हम जमीकंद कहते हैं, और इसमें आपका आ जाता है क्रॉकस, जिसे हम कत्था सैफरन कहते हैं, एंड कॉल्सीचिकम। ये 4 फेमस एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद चलते हैं ट्यूबर पर। ट्यूबर में आपका एग्जाम्पल आ जाता है पोटैटो। तो पोटैटो में आप सही मायनों में अंडरग्राउंड स्टेम खाते हो, और पोटैटो के ऊपर जो नोड्स होती हैं उन्हें हम आईज कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। और जहां जहां आईज ऑफ पोटैटो होते हैं वहां वहां उसके पास एक्सिलरी बड होती हैं। तो जब आलू बहुत समय के लिए रखा रहता है तो उसमें से व्हाइट कलर की छोटी छोटी बड्स फूट आती हैं, और वो किससे निकलती हैं? वो एक्सिलरी बड से निकलती हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बल्ब। बल्ब सबसे स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम है। अगर आपने कभी प्याज देखा हो तो जब सलाद काटते हैं तो उसमें नीचे छोटा छोटा सा एक गोल गोल व्हाइट सा पोर्शन दिखाई देता है, वही तो उसका अंडरग्राउंड स्टेम है, जो इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया है कि वो छोटा सा सफेद कलर का डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है। और वाकई में जो प्याज में आप खाते हो चारों तरफ उसकी स्केल लीव्स खाते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्याज में लीव्स होती है ना, तो आप उसमें स्केल लीव्स खाते हो। तो प्याज में, लहसुन में, अनियन में, गार्लिक में, लिली में, इनमें अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब होता है, जो कि हाईली रिड्यूस डिस्क शेप होता है, और उस पर जो स्केल लीव्स होती हैं सही मायनों में हम उन्हें खाते हैं। चलिए, अब चलते हैं सब एरियल स्टेम पर। ऐसा स्टेम जिसमें जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो सॉइल के नजदीक होती हैं, और कुछ लेटरल ब्रांच ऐसी होती हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो उसका कुछ हिस्सा तो सॉइल के कांटेक्ट में होता है और कुछ हिस्सा हवा के कांटेक्ट में होता है। तो इसको हम बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल एक पर्पस के लिए होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला हमारा आ जाता है रनर। रनर में क्या होता है? लेटरल ब्रांच जो है वो जमीन पर फैलती चली जाती है, और जहां जहां नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं वहां वहां से फाइब्रस रूट निकल आती है और बड्स निकल आती हैं,
और इस तरह से प्लांट फैलता चला जाता है। रनर में 3 फेमस एग्जाम्पल आते हैं, ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ऑक्सैलिस। फिर से याद करो, ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ऑक्सैलिस। फिर इसके बाद आता है स्टोलन। स्टोलन भी रनर जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पर जो लेटरल ब्रांच है वो ऊपर की तरफ अपनी गर्दन उठाती है, आर्च बनाती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो रेगुलर इंटरवल पर अगर आपको आर्चेस देखने को मिले तो वो स्टोलन है। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है मिंट एंड जैस्मीन, मिंट एंड जैस्मीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सकर। सकर में क्या होता है कि कुछ हिस्सा जमीन के नीचे चला जाता है स्टेम का, और उस स्टेम के हिस्से में से लेटरल ब्रांच निकलती है। वो लेटरल ब्रांच थोड़े समय के लिए तो जमीन के नीचे ऑब्लिकली ग्रो करती है और फिर बाहर निकल आती है, और फिर वो जो स्टेम जमीन के बाहर निकल आता है छोटा सा, उसी को हम सकर कहते हैं, और वो सकर आगे जाके एक नए प्लांट को जन्म देता है। सकर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? बनाना में। अब बच्चे कहते हैं मैम बनाना में तो राइजोम भी होता है। कोई बात नहीं, बनाना में राइजोम भी होते हैं और सकर भी होते हैं। बनाना में जो नई प्लांटलेट्स बनती हैं वो सकर की हेल्प से बनती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। ये 3 फेमस एग्जाम्पल हैं, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना। फिर लास्ट आता है ऑफसेट। ऑफसेट ऐसा सबेरियल मॉडिफिकेशन है जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है, माने एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे आइकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं, और पिस्टिया। यहाँ पर जो लेटरल ब्रांच होती है वो पानी के सरफेस पर फैल जाती है, और जहां जहां पर नोड्स होती हैं वहां से निकलते हैं टफ्ट ऑफ फाइबर। टफ्ट ऑफ फाइबर माने रूट्स का गुच्छा, फाइबरस रूट्स का गुच्छा। और जहां जहां नोड्स होती हैं वहां से बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां घेरों में निकल आती हैं, यानी कि रोजेट ऑफ लीव्स। तो एनसीईआरटी की लाइन है, इन ऑफसेट द नोड्स आर शॉर्ट। जो इंटर नोड्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, एंड द नोड्स, जहां जहां नोड्स होती हैं, इट बियर्स टफ्ट ऑफ फाइबर्स एंड द रोजेट ऑफ लीव्स। चलिए फिर चलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन पर, मतलब स्टेम का जो एरियल पार्ट है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आता है फिलोक्लेड। फिलोक्लेड, फिलोक्लेड ऐसा स्टेम होता है जहां पर स्टेम में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। जहां पर स्टेम में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो फोटोसिंथेटिक बन जाता है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका 2 फेमस, यूफोर्बिया और ओपनशिया। यूफोर्बिया में जो स्टेम है वो सिलेंड्रिकल रहता है, लेकिन ओपनशिया में जो स्टेम है वो चपटा हो जाता है, माने कि फ्लैटेंड हो जाता है। तो फिलोक्लेड एक बदला हुआ स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ओपनशिया यूफोर्बिया में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो एरियल स्टेम होता है उसके पास एक्सिलरी बड्स हैं। वो एक्सिलरी बड कभी कभी खुद को बदल लेती हैं कांटे बनाने के लिए। तो एक्सिलरी बड्स मॉडिफाइड्स इनटू थॉर्न। इसका एग्जाम्पल आते हैं 2 फेमस, पहला बोगनविलिया और दूसरा सिट्रस फ्रूट। बोगनविलिया, नींबू, संतरा, इन सब में जो कांटे पाए जाते हैं वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर तीसरा आता है, कभी कभी एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर टेंड्रिल्स बनाती है। टेंड्रिल्स ऐसे घुमावदार, ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से पेड़ सपोर्ट लेता है। तो एक्सिलरी बड टेंड्रिल में बदल जाते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल है अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन। और दूसरा एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स कौन होते हैं? हमारी सारी बेलें, जैसे खरबूजा, तरबूज, कद्दू, खीरा, लौकी, तोरी, ये सारे कुकुरबिट्स हैं। तो कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब में जो टेंड्रिल्स पाए जाते हैं वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। चलिए फिर इसके बाद स्टेम की कहानी तो होती है यहाँ खत्म, और उसकी मॉडिफिकेशंस की भी। अब स्टेम के बाद हम चलते हैं पत्ती पर। पत्ती जो है वो कहाँ होती है? जहां जहां स्टेम के पास नोड्स होती हैं वहां वहां पत्ती होती हैं। पहला सवाल ये आता है। दूसरा, पत्ती को बनाता कौन है? तो आप बोलोगे पत्ती को बनाने वाला शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है।
लीफ इज फॉर्म्ड बाय शूट एपिकल मेरिस्टेम। पत्ती पेड़ के ऊपर हमेशा एक्रोपीटल मैनर में ही आती है, माने कि यंग पत्ती हमेशा टिप की तरफ होगी और बूढ़ी पत्ती हमेशा बेस की तरफ होगी। तो पत्ती का अरेंजमेंट पेड़ के ऊपर हमेशा एक्रोपीटल होता है। पत्ती फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। पत्ती में स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स, जिनसे फोटोसिंथेसिस होता है। पत्ती के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है लीफ बेस, वो हिस्सा जहां से पत्ती अटैच्ड है स्टेम के साथ। फिर पत्ती की जो डंठल होती है, पत्ती का जो स्टॉक होता है, उसे हम कहते हैं पीटियोल। और पत्ती का सबसे मेजर पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, वो हिस्सा जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी पत्ती में। फिर पत्ती जो हम देखते हैं उसके ऊपर वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो पत्ती के ऊपर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं उसके पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन। वेनेशन भी 2 तरह की हो सकती है, रेटिक्यूलेट और पैरेलल। अगर वेन्स पत्ती के ऊपर पूरे जाल बुनी हुई हैं और कोई छोटी है कोई बड़ी है, इस तरह से है, तो वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है। लेकिन अगर जो वेन्स हैं वो सारी की सारी आपस में पैरेलल हैं, तो वो पैरेलल वेनेशन है। रेटिक्यूलेट वेनेशन आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, इन सब में। और पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, जैसे बनाना, जैसे अनियन, गार्लिक, इन सब में पैरेलल वेनेशन होती है। चलिए, वेनेशन के बाद अब बात करते हैं लीव्स के टाइप की। लीफ 2 तरह की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। ऐसी पत्ती के बीचों बीच जो सबसे बड़ी वेन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं। तो ऐसी पत्ती जिसमें कट्स ना हो, ऐसे इमेजिन करो कि पत्ती की मार्जिन है और पत्ती की मार्जिन एकदम स्मूथ है, उसमें कोई कट लगे हुए नहीं है, कोई इंसिजन्स नहीं है, और पत्ती का जो लैमिना है, पत्ती का जो ब्लेड है, लीफ ब्लेड है, वो पूरा एक सिंगल यूनिट है। तो ऐसी पत्ती सिंपल पत्ती होती है। या फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि पत्ती की मार्जिन में छोटे छोटे कट्स तो हैं, इंसिजन्स तो हैं, लेकिन वो कट मिडरिब तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जो पत्ती का लीफ लैमिना है वो सिंगल यूनिट ही बना हुआ है। मतलब ऐसी पत्ती जिसमें या तो कट ना हो या फिर अगर कट हो तो वो मिडरिब तक ना पहुंचे, और पत्ती का जो लीफ लैमिना है वो एक सिंगल यूनिट बना रहे। मतलब पत्ती का जो लीफ लैमिना है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में अगर बटे नहीं, टूटे नहीं, तो वो सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ आपको बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलती है, गुआवा में, मैंगो में, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, इन सब में सिंपल लीफ होती है। कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ ऐसी लीफ होती है जहां पर कट्स होते हैं, इंसिजन्स होते हैं, और वो कट मिडरिब तक पहुंच जाते हैं और मिडरिब तक पहुंचकर पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लीफलेट्स कहते हैं। तो ऐसी पत्ती जहां पर पूरा लीफ लैमिना, पूरा लीफ ब्लेड छोटे छोटे लीफलेट्स में टूट जाए, उसे हम कंपाउंड पत्ती कहते हैं। और वो भी 2 तरह की हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में एग्जाम्पल आ जाता है नीम का पेड़, यहां पर आ जाता है आपका इमली का पेड़, रोज, इन सब में पिन्नेटली कंपाउंड कंडीशन होती है। फिर पाल्मेटली कंपाउंड कंडीशन में आपका आ जाता है ये सिल्क कॉटन। ये ध्यान रखने वाली बात है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में आपका आ जाता है सिल्क कॉटन, जिसे हम बॉम्बैक्स कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। फाइलो मतलब पत्ती, टैक्सी माने अरेंजमेंट, माने पेड़ के ऊपर पत्ती किस तरह से अरेंज्ड है, उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, जो 3 तरह की हो सकती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। अगर एक नोड से एक ही पत्ती निकल रही है, ध्यान से सुनना, ऐसे इमेजिन करो एक स्टेम के ऊपर बहुत सारी नोड्स हैं और एक नोड से एक ही पत्ती निकल रही है, तो सबसे नीचे वाली नोड पे चलो। सबसे नीचे वाली नोड से एक पत्ती निकली राइट डायरेक्शन में, फिर उसके ऊपर वाली नोड पे चलो,
उससे एक ही पत्ती निकली लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वैसे चलता चला जाएगा। एक नोड से एक पत्ती निकलेगी, एक बार राइट डायरेक्शन में, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं, जहां पर एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है और वो ऑल्टरनेट मैनर में निकलती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपके सिलेबस में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है, माने ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी सबसे ज्यादा कॉमन है। कहां कहां? आपका ब्रेसिकेसी फैमिली में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है, यानी कि मस्टर्ड में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। सोलनेसी फैमिली यानी कि पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, इन सब में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली यानी कि पी, सोयाबीन, दालें, इन सब में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। लिलिएसी फैमिली में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। तो मतलब जितने भी फेमस प्लांट्स के नाम हैं उन सब में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। फिर चलते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी पर। ऑपोजिट फिलोटैक्सी में एक नोड से दो पत्तियां निकलती हैं, एक नोड से दो पत्ती निकलती हैं, एक राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी कि जितनी भी नोड पेड़ के ऊपर होंगे सब में से दो दो पत्तियां निकलेंगी, एक लेफ्ट एक राइट। तो इसको ऑपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। इसमें दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक है कैलोट्रोपिस, दूसरा है गुआवा। कैलोट्रोपिस, गुआवा। फिर तीसरा आता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। वर्ल्ड फिलोटैक्सी में एक नोड से बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं और एक वो घेरे में अरेंज्ड होती हैं। तो एक नोड से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई हैं और वो सारी घेरे में अरेंज्ड हैं, तो उसे वर्ल्ड फिलोटैक्सी कह रहे हैं। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। तो मतलब सिंपल कहानी है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया, ऑपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा और कैलोट्रोपिस। बाकी जितने एग्जाम्पल है सारे कहां छाप देना? ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में। चलिए अब चलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ पर। सबसे पहले लीफ बेस के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पल्विनस पर। पल्विनस लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि पी, सोयाबीन, जितनी भी दालें हैं आपकी, इन सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में जो लीफ बेस होता है वो सूज जाता है और उसे हम पल्विनस कहते हैं। The swollen leaf base in leguminaceae family is pulvinous. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स जैसे मेज, शुगर केन, बनाना, इन सब में जो लीफ बेस होता है वो एक्सटेंड करके स्टेम के चारों तरफ एक शीथ बना लेता है। मोनोकॉट्स में लीफ बेस एक्सटेंड करके स्टेम के चारों तरफ एक शीथ बना लेता है। तो ये दोनों मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है लीफ बेस के बारे में। अब चलते हैं पीटियोल का मॉडिफिकेशन। पीटियोल के मॉडिफिकेशन में एक फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो पत्ती की डंठल होती है, पत्ती का पीटियोल होता है, वो सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ऐसे पीटियोल को हम फिलोड कहते हैं। फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन था, फिलोड लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो ऐसा पत्ती का पीटियोल जो फोटोसिंथेटिक हो गया है उसे हम फिलोड कहते हैं और एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्ती है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में खुद को बदल लेती है जिसमें इंसेक्ट आसानी से फंस जाए। जैसे पिचर प्लांट में पत्ती खुद को ऐसे बदल लेती है जिसमें इंसेक्ट आसानी से फंस जाए। पिचर प्लांट में, वीनस फ्लाई ट्रैप में, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। फिर आपका कैक्टस हो गया, आपका यूफोरबिया हो गया, इन सब में लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन में, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। फिर जो आपका अनियन है, गार्लिक है, यहां पर जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं खाना और पानी स्टोर करने के लिए। प्याज और लहसुन में सही मायनों में आप उनकी स्केल लीव्स खाते हो जो मॉडिफाई हो गई हैं खाना और पानी स्टोर करने के लिए। चलिए लीफ के बाद फिर चलते हैं इनफ्लोरेसेंस पर। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि पेड़ के ऊपर जो फूल हैं वो किस पैटर्न में आ रहे हैं, उस पैटर्न को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस दो तरह की हो सकती है, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जहां पर फूल कभी भी टिप पर नहीं आएगा।
जो मेन एक्सिस होता है, जो जिसे हम स्टेम कहते हैं, जब उस स्टेम के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो हम उस स्टेम को स्टेम नहीं बल्कि इनफ्लोरेसेंस एक्सिस कहना शुरू कर देते हैं। और इनफ्लोरेसेंस एक्सिस को ही हम दूसरे शब्दों में पेडंकल कहते हैं। तो अगर पेडंकल के टिप पर कभी भी फूल ना आए और पेडंकल यानी कि इनफ्लोरेसेंस एक्सिस जो है वो इनफाइनाइटली ग्रो करता रहे, अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाए, तो उसको रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। लेकिन साइमोज इनफ्लोरेसेंस में जो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के टिप पर फूल आने की वजह से इनफ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में हमेशा एक्रोपीटल अरेंजमेंट में फूल आता है, यानी कि यंग फ्लावर हमेशा टिप की तरफ होता है। लेकिन साइमोज इनफ्लोरेसेंस में फूल बेसिपीटल अरेंजमेंट में आता है, यानी कि यंग फ्लावर बेस की तरफ होता है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस बहुत सारी फैमिलीज में देखने को मिलती है। ब्रेसिकेसी फैमिली में, मस्टर्ड में रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। आपका फेबेसी लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। मेज में, शुगर केन में, राइट, मेज हो गया आपका, बनाना हो गया, व्हीट हो गया, इन सब में रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। साइमोज इनफ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलती है जैस्मीन में, आलू में, सोलेनम में। सोलेनम ही इसका मेन एग्जाम्पल आता है। और साइमोज इनफ्लोरेसेंस आपको लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी देखने को मिलती है। चलिए फिर चलते हैं फ्लावर पर। फ्लावर एक ऐसा पार्ट है प्लांट के पास जो बहुत यूनिक है। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं प्लांट की। फ्लावर के पास बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे पहले फ्लावर की डंठल, फ्लावर का स्टॉक, जिसे हम पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल का एक हिस्सा जब सूज जाता है, ऊपर वाला हिस्सा, तो उसे हम थैलेमस और रिसेप्टिकल कहते हैं। और इसी थैलेमस और रिसेप्टिकल पर फूल के सारे हिस्से आते हैं। सबसे बाहर सेपल होता है, उसके अंदर पेटल होता है, उसके अंदर स्टेमन होता है, और सबसे अंदर वाला घेरा कार्पल का होता है। सेपल के कलेक्शन को हम कैलेक्स कहते हैं, पेटल के कलेक्शन को हम कोरोला कहते हैं, स्टेमन के कलेक्शन को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और कार्पल के कनेक्शन को हम गाइनोशियम कहते हैं। जिसमें से सेपल और पेटल फ्लावर के नॉन असेंशियल घेरे होते हैं, नॉन असेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर के असेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं, असेंशियल घेरे होते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। चलिए, अब फ्लावर अलग अलग तरीके का हो सकता है। वो ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, माने कि उसके पास 3 सेपल पेटल भी हो सकते हैं, 4 सेपल पेटल भी हो सकते हैं, 5 सेपल पेटल भी हो सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर का जो स्टॉक है यानी कि पेडिसल है, उसके बेस से कुछ छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं, जिन्हें हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो अगर फूल के स्टॉक से ब्रैक्ट निकल कर आते हैं तो ऐसे फूल को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और अगर ब्रैक्ट्स निकल कर नहीं आते तो ऐसे फूल को हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। ऐसा ही पत्ती में होता है। पत्ती की जो डंठल होती है, जिसे हम पीटियोल कहते हैं, अगर उससे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल्स, निकल कर आते हैं तो हम ऐसी पत्ती को स्टिप्यूलेटेड पत्ती कहते हैं। और अगर पत्ती के स्टॉक से स्टिप्यूल्स निकल कर नहीं आते तो हम उसे एक्स स्टिप्यूलेटेड पत्ती कहते हैं। चलिए वापस चलते हैं फ्लावर के पास। फ्लावर सिमेट्री के मुताबिक फूल जो है वो 3 तरह का हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक फ्लावर। ऐसा फूल जिसको आप किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से, बशर्ते वो प्लेन सेंटर से पास हो, तो आप उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। ऐसे फूल को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, जिसे हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। और इसमें आपके जितनी भी फैमिलीज आपके सिलेबस में हैं, केवल फेबेसी फैमिली को छोड़कर सब इसमें आ जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर सबसे कॉमन फ्लावर है, यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली आ जाएगी इसमें, मस्टर्ड आ जाएगा इसमें। फैमिली वाइज याद करो बेटा, अगर आप एग्जाम्पल वाइज याद करोगे तो आप भूल जाओगे, फैमिली वाइज याद करना ज्यादा आसान होता है। तो आपका ब्रेसिकेसी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, फिर आपका
लिलिएसी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन का निशान क्या होता है? सर्कल में प्लस लगा दो, सर्कल में प्लस। तो ब्रेसिकेसी फैमिली मस्टर्ड में, लिलिएसी फैमिली अनियन, गार्लिक, लिली में। फिर आपका आ जाता है सोलनेसी फैमिली, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, इन सब में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। आपकी जो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली के 3 फेमस मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? कॉटन, चाइना रोज और आपका ये कॉटन हो गया, लेडी फिंगर। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, जिसमें से चाइना रोज ही फेमस है। तो चाइना रोज भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में ही है। तो मतलब मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में आपको केवल एक फैमिली याद करनी है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन का मतलब होता है कि आप फूल को 2 बराबर भागों में बांट तो सकते हो, लेकिन केवल एक प्लेन से, ओनली इन वन प्लेन। और इसको हम परसेंटेज के निशान से दिखाते हैं। यहां पर आप केवल एक फैमिली याद करोगे, लेग्यूमिनेसी और फेबेसी फैमिली, जिसमें पी, सोयाबीन, दालें, ये सब आ जाता है। ठीक, और ये निशान मतलब सिर्फ लेग्यूमिनेसी फैमिली में परसेंटेज का निशान लगेगा। फिर आता है एसिमेट्रिक फ्लावर, ऐसा फूल जिसको आप 2 बराबर भागों में बांट ही नहीं सकते हो, वो एसिमेट्रिक फ्लावर होता है। एग्जाम्पल आ जाता है केना, एग्जाम्पल आ जाता है केना। चलिए, फिर ऐसा फूल, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें सेपल का घेरा और पेटल का घेरा एकदम अलग अलग होते हैं। मतलब कैलिक्स और कोरोला एकदम साफ आपको दिखाई देता है। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें सेपल और पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि सेपल और पेटल की अपनी कोई पहचान बचती नहीं है। सेपल और पेटल फ्यूज होकर टेपल बनाते हैं, और टेपल के कलेक्शन को हम पेरियांथ कहते हैं। जैसे ये कहां देखने को मिलता है? लिलिएसी फैमिली में, अनियन, गार्लिक में। वहां ना सेपल होते हैं ना पेटल होते हैं, वहां पेरियांथ होता है, यानी कि टेपल्स होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। फूल के अंदर ओवरी की पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पर फूल 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें ओवरी की पोजीशन सबसे ऊंची होती है, यानी कि ओवरी सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। बाकी फूल के हिस्से ओवरी के नीचे से निकलते हैं, स्टेमन, सेपल, पेटल सब नीचे से आते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, और इसमें जो निशान लगता है वो आप जी लिखकर नीचे बार लगाते हो, जी के नीचे बार लगाते हो, लाइन लगाते हो, तो वो सुपीरियर ओवरी होती है। आपके सिलेबस में जितनी भी फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज हैं, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, फेबेसी और सोलनेसी, चारों में सुपीरियर ओवरी है। यानी कि मस्टर्ड में, पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, दतूरा, पिटूनिया, ये सोलोनेसी फैमिली के मेंबर हैं, इसमें भी सुपीरियर कंडीशन है। आपका लिलिएसी फैमिली में अनियन, गार्लिक, लिली। आपका कौन सी रह गई? ब्रेसिकेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, पी, सोयाबीन, इन सब में भी सुपीरियर ओवरी है। तो जितनी फैमिलीज आपके सिलेबस में है, मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं सब सुपीरियर ओवरी है। फिर आप ऐसे समझो, इंफीरियर ओवरी कैसे याद करोगे? इसका फंडा है, जो इंफीरियर लोग होते हैं वो खुलकर बात कम करते हैं। तो इंफीरियर खुलकर बात कम करे, जो खुद को इंफीरियर समझते हैं वो खुलकर बात नहीं करते। तो इंफीरियर खुलकर बात कम करे, तो इंफीरियर माने इंफीरियर ओवरी, खुलकर बात मतलब कुक्कुर बात, खुलकर बात माने कुक्कुर बात, यानी कि कुकुरबिट्स। और कुकुरबिट्स में कौन कौन था? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, है ना, खीरा, लौकी, तोरी, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, ये सारे कुकुरबिट्स हैं। इन सब में इंफीरियर ओवरी होती है। और दूसरा, कम, इंफीरियर खुलकर बात कम करे। कम का मतलब होता है कंपोजिटी फैमिली, जिसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड आता है। यानी कि जो बड़े बड़े फूल हैं, गेंदे का फूल, सूरजमुखी का फूल, क्राइसैंथेमम का फूल, इन सब में इंफीरियर ओवरी होती है। और एक एग्जाम्पल आपको अलग से याद करना पड़ेगा, गुआवा। तो आपको 3 ही एग्जाम्पल इंफीरियर ओवरी में याद करने हैं। क्या क्या? पहला कुकुरबिट्स, जिसमें आपको समझ में आ गया क्या क्या आएगा। दूसरा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, और तीसरा गुआवा। फिर आता है पेरीगाइनस, और जो इंफीरियर ओवरी होती है उसमें एपिगाइनस फ्लावर हो गया,
हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस फ्लावर का मतलब इंफीरियर ओवरी, मतलब जहां पर ओवरी जो है सबसे नीचे वाली पोजीशन पर है, ओवरी थैलेमस के अंदर धस गई है और वो सबसे नीचे वाली पोजीशन पर है, बाकी सारे फूल के हिस्से उसके ऊपर से निकल रहे हैं। फिर लास्ट आता है पेरीगाइनस फ्लावर, जहां पर ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, मतलब आधी ओवरी थैलेमस के अंदर धसी है, आधी बाहर निकली हुई है, जिसमें कुछ फूल के हिस्से ओवरी के ऊपर से आते हैं, कुछ नीचे से आते हैं, तो ओवरी हाफ इंफीरियर होती है। इसमें आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, रोज, पीच, प्लम। रोज, पीच, प्लम। चलिए अब चलते हैं, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर पूरा देख लिया है। अब फ्लावर के सारे अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले आता है कैलेक्स। कैलेक्स को हम के से दिखाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, के से। कैलेक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपल। यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं, गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। अगर सेपल आपस में फ्यूज्ड हैं तो गेमोसेपलस। उसे हम कैसे दिखाते हैं? सपोज किसी फ्लावर में 5 सेपल हैं, तो आप उसे कैसे लिखोगे? के 5 और ब्रैकेट लगा दोगे। मतलब इसका क्या है कि 5 सेपल हैं और पांचों आपस में फ्यूज्ड हैं। पॉलीसेपलस मतलब सारे सेपल्स आपस में फ्री हैं, और उसे कैसे लिखोगे? के 5, ब्रैकेट नहीं लगाओगे। फिर चलते हैं कोरोला पे। कोरोला को हम दिखाते हैं सी से फ्लोरल फॉर्मूला में, और वो होता है कलेक्शन ऑफ पेटल्स। यहां पर भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, गेमोपेटलस, पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज्ड हैं तो गेमो, फ्री हैं तो पॉली। फिर आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हो गया कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। अब यहां पर एंड्रोशियम में हम जानते हैं स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। अब होता क्या है कि कभी कभी जो स्टेमन होता है वो फूल के दूसरे हिस्सों से जाकर जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी स्टेमन फूल के दूसरे हिस्सों से जाकर जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं अडहेशन ऑफ स्टेमन। माने कभी क्या होता है कि स्टेमन पेटल के साथ जुड़ जाता है, स्टेमन पेटल के साथ जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कहां देखने को मिलता है? सोलनेसी फैमिली में। सोलनेसी फैमिली में, तो सोलनेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले में हम क्या दिखाते हैं? सी और पी के ऊपर एक आर्क लगाते हैं। तो सी और ए के ऊपर एक आर्क लगाते हैं, मायने कि एंड्रोशियम जो है यानी कि स्टेमन जो है वो कोरोला के साथ यानी कि पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी स्टेमन जो है वो टेपल के साथ जुड़ जाता है। टेपल याद है ना, टेपल क्या था? तो जब स्टेमन टेपल के साथ जुड़ जाता है तो उसे एपीफिलस कंडीशन कहते हैं, जो ऑब्वियसली कहां देखने को मिलेगी? लिलिएसी फैमिली में। टेपल तो वही थे। और इसको फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे दिखाते हैं? पी और ए के ऊपर आर्क, ए एंड्रोशियम, पी पेरियांथ। चलिए फिर देखते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन। कोहेशन के मायने कि कभी कभी जो स्टेमन है वो आपस में ही जुड़ जाते हैं, स्टेमन आपस में ही जुड़ जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जितने भी स्टेमन एंड्रोशियम के अंदर हैं, सपोज किसी फूल के अंदर 4 स्टेमन हैं और वो चारों के चारों आपस में एक दूसरे से फ्री हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, सारे स्टेमन आपस में फ्री हैं, और यहां पर हम एंड्रोशियम में ब्रैकेट नहीं लगाते। 2 फेमस एग्जाम्पल हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में भी हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं एंड्रोशियम के चारों तरफ, यानी कि सारे स्टेमन एक दूसरे से फ्री होते हैं। सोलनेसी फैमिली में 5 स्टेमन होते हैं, जैसे हम लिखते हैं A5, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते, यानी कि सोलनेसी फैमिली में भी 5 स्टेमन आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं। फिर इसके बाद आती है एडल्फस कंडीशन। एडल्फस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो जितने सारे स्टेमन हैं उन सारे स्टेमन के फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एंथर तो फ्री रहते हैं सबके, एंथर सबके फ्री रहते हैं, लेकिन फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम एडल्फस कंडीशन कहते हैं। फिलामेंट फ्यूज हो गए, एंथर फ्री है। इसमें भी 3 कंडीशन आती हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। मतलब अगर फूल के अंदर केवल ऐसा एक झुंड है, एक ग्रुप है जिसमें सारे स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज हो गए हैं, तो वो मोनो एडल्फस कंडीशन है। कहां देखने को मिलती है? मालवेसी फैमिली यानी कि चाइना रोज में।
फिर आती है डाई अडल्फस कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पर एक फूल के अंदर टोटल 10 स्टेमन होते हैं, 10 में से 9 तो आपस में जुड़ जाते हैं और एक को अकेला छोड़ देते हैं। इस कंडीशन को हम दिखाते हैं 9+1 से। 9 के चारों तरफ ब्रैकेट लगाते हैं +1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसे हम डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं। कहां देखने को मिलती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली में, यानी कि पी और सोयाबीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। डाई एडल्फस कंडीशन केवल और केवल लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलती है और उसकी बहुत बड़ी पहचान है। फिर आता है पॉली एडल्फस कंडीशन, माने ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं फूल के अंदर जिनमें स्टेमन आपस में फ्यूज हो गए हैं, और पॉलीएडल्फस कंडीशन आपको देखने को मिलती है सिट्रस फ्रूट्स में। फिर इसके बाद एक एंड्रोशियम के अंदर जितने भी स्टेमन होते हैं, फूल के अंदर जितने भी स्टेमन होते हैं, उन सब की लेंथ एक जैसी होती है अक्सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितने भी स्टेमन होते हैं उन सब की लेंथ एक जैसी नहीं होती, उसमें अंतर होता है। इसे बोलते हैं वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन। और इसमें 2 फेमस एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं, एक है मस्टर्ड और एक है साल्विया। तो मस्टर्ड और साल्विया में जितने भी स्टेमन फूल के अंदर हैं उन सब की लेंथ एक जैसी नहीं है। चलिए, ये हो गई एंड्रोशियम की कहानी। अब चलते हैं गाइनोशियम पर। गाइनोशियम के अंदर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं कार्पल। कार्पल के पास स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओवरी के अंदर होती है खाली जगह। ओवरी अंदर से खोखली होती है और उस खाली जगह को हम बोलते हैं लॉक्यूल। लॉक्यूल। अगर ओवरी के अंदर बीच में कोई पार्टीशन नहीं है और पूरा का पूरा खाली जगह एक ही स्पेस है, उसे हम बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर ओवरी। यूनिलॉक्यूलर ओवरी। ओवरी के अंदर खाली जगह को बांटा नहीं गया है, उसमें कोई सेप्टा नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी ओवरी जो है उसके अंदर की खाली जगह को 2 भागों में बांट दो, क्योंकि आप बीच में सेप्टा बना दिया है, ओवरी के बीच में एक सेप्टा, एक वॉल, दीवार आ गई है, तो ऐसी ओवरी को बाइलॉक्यूलर ओवरी कहते हैं। फिर अगर ओवरी के स्पेस को 3 भागों में बांट दिया गया है तो वो ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है। ओवरी के अंदर के स्पेस को बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है तो वो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है। तो यूनिलॉक्यूलर ओवरी, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, माने आपने ओवरी के अंदर की खाली जगह को कितने भागों में बांटा है। फिर गाइनोशियम भी बेटा कई तरह का हो सकता है। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी हो सकता है, बाइकार्पिलरी हो सकता है, ट्राइकार्पिलरी हो सकता है। माने अगर फूल के अंदर केवल एक कार्पल है, एक कार्पल, तो मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। अगर फूल के अंदर 2 कार्पल हैं तो बाइकार्पिलरी, 3 है तो ट्राइकार्पिलरी, बहुत सारे हैं तो मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम। जब एक फूल के अंदर एक ही कार्पल है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब फूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कार्पल होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसे एपोकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। और अगर वो आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं तो एपोकार्पस। तो अगर फ्री है कार्पल तो सिनकार्पस, अगर फ्यूज्ड है कार्पल तो सिनकार्पस। फ्यूज्ड सिन, फ्री एपो। तो फ्यूज्ड में सिनकार्पस कंडीशन है, फ्री में एपोकार्पस कंडीशन है। सबसे कॉमन कंडीशन फ्यूज्ड कंडीशन होती है, यानी कि मोस्ट फैमिलीज में आपको फ्यूज्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन एपोकार्पस में आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं जहां पर फ्री होते हैं कार्पल। मिशेलिया, रोज, पीच और प्लम। 4 याद कर लो। लोटस, बस ये एग्जाम्पल याद कर लो। क्या क्या बोला मैंने? मिशेलिया होता है चंपा, चंपा का पेड़। मिशेलिया, गुलाब, रोज, लोटस, ये 3 एग्जाम्पल मेन याद कर लो जहां पर सिनकार्पस, ये एपोकार्पस ओवरी है, फ्री ओवरी है। और बाकी जितनी आपके सिलेबस में फैमिलीज हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली यानी कि मस्टर्ड, वहां फ्यूज्ड कंडीशन है, आप ब्रैकेट लगाओगे गाइनोशियम में। लिलिएसी फैमिली फ्यूज्ड कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है। सोलनेसी फैमिली फ्यूज्ड कंडीशन है। बची लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली में मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम होता है, यानी कि फूल के अंदर एक ही कार्पल होता है और एक कार्पल किसके साथ फ्यूज होगा? वहां तो कार्पल ही एक है।
तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में कार्पल ही एक होता है भाई, है ना। फ्यूज्ड और फ्री कंडीशन तो आप तब समझा सकते हो ना जब 2 या 2 से ज्यादा कार्पल हो। चलिए अब बात करते हैं ओवरी में प्लेसेंटेशन की। माने ओवरी के अंदर बेटा, ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है, उस स्पेस में ओवरी की वॉल से एक टिश्यू निकल कर आता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और इस प्लेसेंटा के ऊपर जो ओव्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं और इसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा के ऊपर ओवरी के अंदर किस तरह से ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं इसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो कई तरह की हो सकती है। प्लेसेंटेशन आपकी जो है मार्जिनल हो सकती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपकी देखने को मिलती है मटर में, पी में, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो फेबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है जिसमें ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है। आप समझते हैं यूनिलॉक्यूलर ओवरी के मायने। और जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो सारे मार्जिन पर अरेंज्ड होते हैं। जैसे मटर छीलते हैं, घर में पुलाव बनाते हैं, मटर छीलते हैं, तो सारी के सारे मटर के दाने मार्जिन पर अरेंज्ड होते हैं। इसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर दूसरा आता है आपका प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जहां पर जो ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा के ऊपर फ्रीली सेंटर में अरेंज्ड है। फ्रीली सेंटर में अरेंज्ड हैं सारे के सारे ओव्यूल्स। और यहां पर भी ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है। एग्जाम्पल आता है डायएंथस एंड प्रिमरोज। फिर तीसरा आ जाता है आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन में सारे के सारे ओव्यूल्स ओवरी की पेरीफेरी पर अरेंज्ड होते हैं, मतलब ओवरी के बिल्कुल वॉल पर अरेंज्ड होते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, यहां पर ओवरी पहले शुरुआत में तो यूनिलॉक्यूलर होती है, लेकिन बाद में इसमें एक फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है जिसे हम रेपलम बोलते हैं, जिसके कारण पूरी ओवरी का स्पेस 2 भागों में बंट जाता है। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में पहले तो ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है, बाद में बाइलॉक्यूलर बन जाती है। और पेराइटल प्लेसेंटेशन बिल्कुल मत भूलना, सवाल आता है ब्रेसिकेसी फैमिली यानी कि मस्टर्ड में देखने को मिलती है। और दूसरा ये देखने को मिलती है आर्जीमोन में। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। चलिए फिर इसके बाद आ जाता है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओवरी मल्टीलॉक्यूलर है, माने बहुत सारे भागों में बटी हुई है। और उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंटर पर होते हैं। जैसे नींबू, आपने कभी नींबू काटा हो तो आपको कैसा लगता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं और उसमें बीच बीच में क्या है, बीज हैं। वो बीज पहले ओव्यूल ही तो थे। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन और ऑरेंज, फिर आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर और सोलनेसी फैमिली, टोमेटो। तो सोलनेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, जैसे चाइना रोज और सिट्रस फ्रूट्स में आपका देखने को मिलता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर आता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पर हमेशा ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा। ओवरी के अंदर कितने भी ओव्यूल हो सकते हैं, 1 2 3 4 हजारों ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो बेसल प्लेसेंटेशन में ओवरी में हमेशा एक ही ओव्यूल होता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो बेस पर होता है, ओवरी के बेस पर। और इसमें एग्जाम्पल आता है सूरजमुखी का फूल और गेंदे का फूल। तो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड में बेसल प्लेसेंटेशन होती है। चलिए, तो इसके साथ फ्लावर होता है खत्म। अब यहां पर बीच में एस्टिवेशन रह गई थी, वो भी मैं समझा देती हूं। किसी भी फूल में सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है और पेटल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, जो 4 तरह की हो सकती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेलवेट एस्टिवेशन में सेपल सेपल के साथ सिर्फ मार्जिन टच करता है, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। और ऐसे ही पेटल पेटल के साथ केवल मार्जिन टच करता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। वेलवेट एस्टिवेशन मोस्टली फैमिलीज में आपको देखने को मिलती है। ब्रेसिकेसी फैमिली यानी कि मस्टर्ड में सेपल पेटल दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है। सोलनेसी फैमिली, सेपल पेटल दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है। लिलिएसी फैमिली के टेपल्स में वेलवेट एस्टिवेशन है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली के सेपल्स में वेलवेट एस्टिवेशन है। यानी कि काफी कॉमन है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक ही एग्जांपल दे रखा है, कैलोट्रोपिस।
एनसीईआरटी में वेलवेट एस्टिवेशन का एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, कैलोट्रोपिस, पर मैंने आपको कितने सारे बता दिए, है ना। ब्रेसिकेसी के सेपल पेटल में, सोलनेसी के सेपल पेटल में, लिलिएसी के टेपल्स में और लेग्यूमिनेसी फैमिली के सेपल्स में। फिर आती है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ऐसी एस्टिवेशन जिसमें जो है सेपल, एक सेपल दूसरे सेपल की मार्जिन को ओवरलैप करता है। तो एक मार्जिन ओवरलैप होती है, दूसरी मार्जिन ओवरलैप करती है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। ये आपको देखने को मिलती है मालवेसी फैमिली में, यानी कि चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर में। फिर आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये ऐसी एस्टिवेशन है जिसमें सेपल या पेटल एक तो पूरी तरह ओवरलैप करता है, एक सेपल या एक पेटल पूरी तरह ओवरलैप होता है और बाकी के ट्विस्टेड कंडीशन में होते हैं। इसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। कहां देखने को मिलती है? केसिया और गुलमोहर में, केसिया और गुलमोहर में। फिर आता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है, जिसमें जो सबसे बड़ा पेटल होता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। फिर साइड में दो पेटल्स होते हैं, साइड में लेटरली, तो जो लेटरली और साइड में दो पेटल होते हैं उन्हें विंग्स कहते हैं, विंग्स। और सबसे छोटे वाले जो दो पेटल होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर बनाते हैं कील या कैराइना, कील और कैराइना। तो माने टोटल 5 पेटल होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, दो साइड में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विंग्स कहते हैं, और सबसे छोटे वाले जो दो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं जिन्हें कील और कैराइना कहते हैं। ऐसी स्पेशल एस्टिवेशन को वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। कहां देखने को मिलती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के पेटल्स में। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कभी भी सेपल्स में नहीं होती है, केवल पेटल्स में होती है, केवल पेटल्स में। और कहां? लेग्यूमिनेसी फैमिली के पेटल्स में। चलिए इसको कैसे दिखाते हैं? C1 + 2 + 2 और आखिरी वाले 2 में ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए अब इसके बाद चलते हैं फ्रूट पर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओवरी बन जाती है फ्रूट। फ्रूट की जो वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प। अगर ये पेरिकार्प फर्दर 3 भागों में बटा हुआ नहीं है तो वो फ्रूट ड्राई फ्रूट होता है। लेकिन अगर पेरिकार्प फर्दर 3 भागों में बटा हुआ होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, तो वो फ्लैशी फ्रूट होता है। फ्रूट 3 तरह के हो सकते हैं, ट्रू, फॉल्स और पार्थिनोकार्पिक। ऐसा फल जिसको बनाने में फ्लावर की केवल ओवरी इन्वॉल्व हो वो ट्रू फ्रूट है। अधिकतर फ्रूट ट्रू फ्रूट होते हैं। ऐसा फ्रूट जिसको बनाने में फ्रूट ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी लग गए हैं, जैसे थैलेमस, जैसे सेपल और पेटल, वो भी पार्टिसिपेट कर गए हैं, तो वो फॉल्स फ्रूट है। जैसे एप्पल, जैसे पियर, जैसे स्ट्रॉबेरी, ये सारे फॉल्स फ्रूट्स हैं। जैसे पाइनएप्पल, जैसे जैक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, जैसे बनाना। अब एनसीईआरटी में 2 फ्रूट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैंगो और कोकोनट का। ये दोनों ड्रूप हैं। ड्रूप, ड्रूप एक तरह का फ्लैशी फ्रूट होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी जो एंडोकार्प होती है, यानी कि फ्रूट वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर, वो स्टोनी होती है। एंडोकार्प स्टोनी होती है। अगर हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में सबसे बाहर एपिकार्प होता है, फिर बीच में मीजोकार्प, और जब हम उसे फोड़ते हैं, नारियल को जब घरों में फोड़ते हैं तो अंदर से एक कटोरा सा, एक कसोरा सा निकलता है, कटोरा, वो उसकी एंडोकार्प है जो स्टोनी है। और उसके अंदर से निकलता है पानी और वाइट वाइट मलाई। तो जो पानी उसमें से निकलता है, नारियल पानी और मलाई, वो दोनों उसकी एंडोस्पर्म है। और वो एंडोस्पर्म के बिल्कुल नीचे होता है एम्ब्रियो, यानी कि वो पूरा बीज है। जब वो कसोरा फूटता है और अंदर से उसमें से पानी निकलता है तो वो सीड का हिस्सा है, एंडोस्पर्म। तो आप कोकोनट में लिक्विड एंडोस्पर्म पीते हो और सॉलिड एंडोस्पर्म, उसकी मलाई को खाते हो। आम में सबसे बाहर एपिकार्प है, उसका छिलका। मीजोकार्प जो बीच में पीला पीला हिस्सा होता है जिसे आप खाते हो,
एंडोकार्प उसकी गुठली, गुठली को फोड़ देते हो तो अंदर से निकलता है बीज। तो ये मैंगो हो गया। फिर चलते हैं बीज के पास। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद बीज बनाता है, और बीज के अंदर क्या क्या होता है? बीज के पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, वो भी दो होते हैं। आउटर सीड कोट को हम टेस्टा कहते हैं और इनर सीड कोट को हम टेगमन कहते हैं। सीड के अंदर एंडोस्पर्म होती है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। सीड जो है, कभी कभी क्या होता है कि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होते हुए सारी एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है, तो ऐसी सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। डाइकॉट्स में अधिकतर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है, लेकिन कभी कभी बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह एंडोस्पर्म को इस्तेमाल नहीं करता और बीज के अंदर एंडोस्पर्म रह जाती है, तो ऐसी बीज को हम एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, कैस्टर, सनफ्लावर एंड मेंबर्स ऑफ सोलनेसी फैमिली। कैस्टर, सनफ्लावर एंड मेंबर्स ऑफ सोलनेसी फैमिली, ये डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं, डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं। और ऑर्किड एक मोनोकॉट है लेकिन फिर भी वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रखता है। चलिए, मोनोकॉट सीड में एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो बताया हुआ है कि मोनोकॉट सीड के पास केवल एक ही कॉटिलिडन होता है जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं, और उसकी पोजीशन लेटरल होती है, वो साइड वाइज प्रेजेंट होता है। उसका जो प्लिम्यूल होता है, प्लिम्यूल आगे जाके शूट को जन्म देता है, रेडिकल आगे जाके रूट को जन्म देता है। प्लिम्यूल के चारों तरफ कॉलियोप्टाइल होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, और रेडिकल के चारों तरफ कॉलियोराइजा होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। चलिए, अब बात करते हैं फैमिलीज की। एनसीईआरटी में 3 ही फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन है, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, और फ्लोरल फॉर्मूले 4 फैमिलीज के हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली की। ब्रेसिकेसी फैमिली का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मस्टर्ड, और दूसरा आप याद करना चाहो तो मूली, यानी कि रेडिश। फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है, आ जाओ याद करते हैं। सबसे पहले हम इसमें निशान लगाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का। बिल्कुल आंखें बंद करके इमेजिन करते जाना। सबसे पहले हमने ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले में क्या किया, प्लस का निशान लगाया और सर्कल बना दिया, माने एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। दूसरा काम हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का निशान बनाया, गोला बना के ऊपर एरो लगा दिया, नीचे प्लस लगा दिया, यानी कि इनका फूल बाइसेक्सुअल होता है। तीसरा काम हमने क्या किया, हमने कैलेक्स दिखाया, यानी कि के लिखा, और के में क्या लिखा, के लिखकर मैंने लिखा 2+2, के लिखकर मैंने लिखा 2+2, माने कि इसके फूल के पास टोटल 4 सेपल होते हैं, और चारों के चारों सेपल एक ही घेरे में नहीं होते, 2 एक घेरे में होते हैं, 2 दूसरे घेरे में होते हैं, और वो सारे फ्री होते हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। मस्टर्ड में टोटल 4 सेपल होते हैं, 2 एक घेरे में, 2 एक घेरे में, और सारे आपस में फ्री होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, के 2+2, और ब्रैकेट नहीं लगाते। फिर चलते हैं कोरोला पर। मस्टर्ड में टोटल 4 पेटल होते हैं और चारों के चारों पेटल एक ही घेरे में होते हैं, यानी कि हम सिंपली क्या लिखेंगे, C4, C4, और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि चारों के चारों पेटल्स आपस में फ्री होते हैं। फिर उसके बाद आता है एंड्रोशियम। मस्टर्ड के पास टोटल 6 स्टेमन होते हैं, 2 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ, और सारे आपस में फ्री होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, A2+4, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर चलते हैं गाइनोशियम पर। इसके पास टोटल 2 कार्पल होते हैं, यानी कि बाई कार्पिलरी गाइनोशियम होता है, और दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि सिन कार्पस कंडीशन होती है, तो हम G2 लिखकर 2 के चारों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे। और गाइनोशियम होता है सुपीरियर, तो G के नीचे डंडा लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या हुआ,
एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, K2+2 टोटल 4 सेपल 2+2 में अरेंज्ड है, C4 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, A2+4 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, G2 ब्रैकेट और नीचे बार। फिर इसके बाद आता है हमारा लेग्यूमिनेसी और फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। लेग्यूमिनेसी फैमिली में हम लगाएंगे परसेंटेज का निशान सबसे पहले, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर का निशान बनाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम कैलेक्स पर यानी कि सेपल्स पर। इसके पास टोटल 5 सेपल होते हैं, यानी कि हम लिखेंगे K5 और ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि पांचों सेपल आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फिर लिखेंगे वेक्सिलरी एस्टिवेशन, याद है ना सेपल्स, ये पेटल्स में वेक्सिलरी एस्टिवेशन थी, तो कोरोला में C लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1+2+2 और आखिरी वाले 2 के चारों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ। फिर आएंगे एंड्रोशियम। लेग्यूमिनेसी फैमिली में डायअडल्फस कंडीशन होती है, यानी कि 9 ब्रैकेट +1। गाइनोशियम इसका मोनोकार्पिलरी होता है, कैसे याद करोगे, जीवन अकेला लगे, जीवन अकेला लगे, यानी कि जीवन मतलब मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम, अकेला एक ही है कार्पल, लगे लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में जीवन कंडीशन है और अकेले को क्या फ्यूज करोगे, तो 1 के चारों तरफ ब्रैकेट नहीं आएगा और ओवरी इसकी सुपीरियर है, यानी कि नीचे डंडा लगाओगे। तो परसेंटेज का निशान, फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर, K5 ब्रैकेट, C 1+2+2 आखिरी में ब्रैकेट, A 9 ब्रैकेट +1 और G1 सुपीरियर गाइनोशियम। राइट, चलिए फिर चलते हैं इसके बाद सोलनेसी फैमिली के पास। सोलनेसी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, यानी कि प्लस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल का निशान लगाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर कैलेक्स, इसमें 5 सेपल होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि K5 ब्रैकेट। इसमें 5 ही पेटल्स होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि C5 ब्रैकेट। एंड्रोशियम इसका 5, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन होते हैं लेकिन सारे आपस में फ्री होते हैं, यानी कि A5 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। गाइनोशियम इसका बाइकार्पिलरी होता है, यानी कि G2 ब्रैकेट लगाएंगे और सुपीरियर ओवरी होती है। यहां पर एक चीज हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि हमें C और A के ऊपर आर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एपिपेटलस कंडीशन होती है। तो सोलनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो गया, प्लस का निशान, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, 5 सेपल, K5 ब्रैकेट, C5 ब्रैकेट, A5 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, G2 ब्रैकेट सुपीरियर गाइनोशियम और A और C के ऊपर आर्क। फिर चलते हैं लिलिएसी फैमिली के पास। लिलिएसी फैमिली में हम परसेंटेज का निशान लगाएंगे, सॉरी प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहां भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। फिर बाइसेक्सुअल का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ K और C नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेपल पेटल नहीं होता, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे क्या, P, पेरियांथ। तो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला में K और C नहीं लिखा जाएगा, सीधा P लिखा जाएगा। तो इसके पास टोटल 6 टेपल होते हैं, टेपल 3 एक घेरे में और 3 एक घेरे में, और 6 के 6 आपस में फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि हम लिखेंगे P3+3 ब्रैकेट, P3+3 ब्रैकेट। फिर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में टोटल 6 स्टेमन होते हैं, 3 एक घेरे में और 3 एक घेरे में, और वो आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी कि हम लिखेंगे A3+3 ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ट्राई कार्पिलरी गाइनोशियम होता है, यानी कि G3 3 कार्पल होते हैं और ब्रैकेट लगाएंगे। गाइनोशियम सुपीरियर है, यानी कि नीचे डंडा लगाएंगे G के नीचे, और यहाँ पर एपिफिलस कंडीशन होती है, माने कि हम P और A के ऊपर आर्क लगाएंगे। तो क्या फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सर्कल में प्लस, फिर बाइसेक्सुअल का निशान, फिर P3+3 ब्रैकेट, A3+3 ब्रैकेट नहीं लगेगा, G3 ब्रैकेट लगेगा नीचे बार, और P और A के ऊपर आर्क। तो अगर आपको ये सारे फ्लोरल फॉर्मूला याद हो गए हैं बेटा, तो आपको डिस्क्रिप्शन फैमिली का अपने आप ही याद हो गया है। जो मैंने अभी आपको ये पूरे फ्लोरल फॉर्मूले याद करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया
कि ट्राई कार्पिलरी गाइनोशियम है, जैसे लिलिएसी फैमिली में ट्राई कार्पिलरी गाइनोशियम है और ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है। सोलनेसी फैमिली में बाई कार्पिलरी गाइनोशियम है, बाइलॉक्यूलर ओवरी है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है। आपका ब्रेसिकेसी फैमिली में बाई कार्पिलरी गाइनोशियम है, बाइलॉक्यूलर ओवरी है। माने अगर आपको ये फ्लोरल फॉर्मूले याद है तो फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन याद है। सोलनेसी फैमिली में आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, दतूरा, पिटूनिया, अश्वगंधा, और आपका आ जाता है टोबैको। फेबेसी फैमिली में पी, सोयाबीन, आपका आ जाता है ये इंडिगोफेरा, ट्राइफोलियम, सेसबेनिया। लिलिएसी फैमिली में आ जाता है लिली, अनियन, गार्लिक, एलोवेरा, एस्पेरेगस, कॉल्सीचिकम, ग्लैडियोलस। ये सारे लिलिएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा अगर फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद है तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन याद है। कहाँ पर ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है आपको याद करवा दिया कि सारी फैमिलीज में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। पत्ती में सारी फैमिलीज में सुपीरियर गाइनोशियम है, चारों फैमिलीज में, है ना, चारों फैमिलीज में सुपीरियर गाइनोशियम है। ओके, तो सब कुछ आपको याद हो गया है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, आपका चैप्टर तैयार। तो बेटा खुश रहो, मस्त रहो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय एंड लव यू ऑल।